शीर अन्नाद 2 वर्ष तक और अन्नाद जो है 2 to 16 ईयर्स। अभी रिसेंटली AAPGT में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, तो इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ना। तो बधाई करके याद रख लो, बधाई, या फिर भादो करके याद रख लो, है ना। तो किसी को फल मिला होगा इसलिए कोई बधाई दे रहा है, ऐसे याद रख लो, है ना। तो वहां पर जो है वमन के आश्रय इन्होंने 6 बताए हैं और विरेचन के आश्रय कितने बताए हैं बच्चों? 9। तो ऐसे करके कुल कितने हो जाते हैं? 15 आश्रय। Hello everyone, welcome back to IRS Parents. So far we have done till page number 9. So आज इस वीडियो में हम देखेंगे पेज नंबर 10. तो अभी कमिंग संडे में कोशिश कीजिए कि 1 to 10 पेजेस को वापस से एक बार रिवाइज कर लीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो, ठीक है। और अगर इन 10 पेजेस में से आपको कोई डाउट होता है तो आप ये मेरी जो लेटेस्ट वीडियो अभी आप देख रहे हैं तो इसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल, ओके। इसका जो स्टार्टिंग का सेक्शन है वो थोड़ा जरूरी है, इसीलिए अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वही विभाजन, है ना। आजकल हम देख रहे हैं कि एवरेज लाइफ बहुत ही कम होती जा रही है। चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है। सो स्टार्ट करते हैं वही विभाजन। सबसे पहले हम देखेंगे आचार्य चरक का। तो आचार्य चरक ने बच्चों 3 अवस्थाओं में जो है एक ह्यूमन लाइफ को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आता है हमारा बाल अवस्था, नेक्स्ट मध्यम अवस्था, नेक्स्ट जीर्ण अवस्था, है ना। तो ये 3 स्टेजेस में लाइफ को उन्होंने डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाल अवस्था की। सो बाल अवस्था में उन्होंने जो है 30 वर्ष तक बताया है। कितना? 30 वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली हमें लगता नहीं है कि बाल अवस्था जो है 30 में होगी, है ना, लेकिन क्योंकि ये बहुत टाइम पहले की बात है, ये भी प्रेजेंट की तो हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, तो ऑब्वियसली क्योंकि एवरेज लाइफ हमारी एवरेज एज जो है कम हो चुकी है, इसीलिए ये हायर साइड पर ही रहेगा, ठीक है, याद रखना। तो जो बाल अवस्था है वो 30 वर्ष तक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं धातुओं के अनुसार, तो इन्होंने धातुओं के अनुसार जो है 2 डिवीजन कर दिए, अप टू 16 ईयर्स एंड देन 16 to 30 ईयर्स। तो जो 16 साल तक के बच्चे हैं उसमें जो धातुएं हैं वो कैसे रहेंगे बच्चों? अपरिपक्व, ठीक है, वेल डेवलप नहीं है। लेकिन 16 to 30 ईयर्स तक वो कैसे हो गई? परिपक्व धातु बल, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में वो बताते हैं जो 16 to 30 ईयर्स वाले जो एज वाले जो लोग हैं उनमें जो सत्व है वो कैसा रहेगा? अनवस्थित। तो अनवस्थित मतलब आप समझ गए होंगे कि उनमें भी स्थिरता नहीं आई है ना, कभी ज्यादा तो कभी कम, इसीलिए सत्व कैसा है? अनवस्थित। और जो धातु का गुण है वो कैसा है? विवर्धमान, ठीक है। तो ये 2 चीज याद रख लेना। आगे चलते हैं मध्यम अवस्था, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वायु विभाजन पे क्वेश्चन आया तो यूजुअली जो है मध्यम अवस्था से ही आता है, चाहे से वो आचार्य चरक का हो चाहे से वो सुश्रुत का हो, ठीक है। तो मध्यम अवस्था बच्चों 60 ईयर्स तक बताई गई है, जबकि जीर्ण अवस्था जो है 60 to 100 बताई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी जरूरी है कि चरक जो है उनकी जीर्ण अवस्था जो है 60 to 100 है, जबकि आचार्य सुश्रुत की जो है जीर्ण अवस्था वो 70 ईयर्स अबव है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो उन्होंने डेमोग्राफिक डेटा देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, कितनी एवरेज लाइफ है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने विभाजन कर दिया। इसमें इतना लॉजिक लगाने का नीड नहीं है, ओके। अब हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत की। तो आचार्य सुश्रुत का जरूरी है एज कम्पेयर टू चरक। उन्होंने जो है बाल अवस्था को 16 ईयर्स तक ही माना है, ठीक है। और इसका जो डिवीजन है वो कैसे किया हुआ है? शीरप 1 वर्ष तक, शीर अन्नाद 2 वर्ष तक और अन्नाद जो है 2 to 16 ईयर्स। अभी रिसेंटली AAPGT में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, तो इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ना। जब भी क्वेश्चन आए हैं तो आचार्य सुश्रुत वाले ही आए हैं वही विभाजन, ठीक है। देखने में भी लगेगा कि हाँ ठीक है शीरप जो 1 साल तक होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं उस टाइम पर हमारा कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। हम ऑप्शंस देखकर अपने आंसर्स बदल देते हैं, है ना, तो इसीलिए फोकस्ड होकर पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों मध्यम अवस्था। तो मध्यम जो है 70 ईयर्स तक बताई है आचार्य सुश्रुत ने। इसमें 4 डिवीजन कर दिए, वृद्धि, यौवन, पूर्णता और हानि। पूर्णता आए चाहे संपूर्णता आए दोनों ही एक बात है, ओके। तो वृद्धि जो है वो उन्होंने 20 ईयर्स तक कंसिडर करा है, यौवन जो है 30 ईयर्स तक कंसिडर करा है, पूर्णता 40 ईयर्स तक। सोचो 40 ईयर्स तक वो बोल रहे हैं तब जाकर आपकी धातुओं की संपूर्णता हुई है ना, कंप्लीट डेवलप हो चुके हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है? 30 ईयर्स के बाद ही जो है डिजनरेशन स्टार्ट हो जा रहा है, चाहे से वो वर्टिब्रा का हो, अस्थि का हो, मज्जा का हो, किसी का भी हो, है ना। तो आजकल तो बहुत ही कॉमन धातु क्षय मिल रहा है पेशेंट। एनीवेज, सो कमिंग बैक टू संपूर्णता। तो संपूर्णता किस चीज की संपूर्णता की बात कर रहे हैं? तो वो बोल रहे हैं सर्व धातु इंद्रिय बल वीर्य। किस किस का? सर्व धातु इंद्रिय बल वीर्य, ठीक है, इन सभी की बात कर रहे हैं वो संपूर्णता, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हानि। अब जाके जो है यहाँ पर डीजनरेशन शुरू हो रहा है। कब बच्चों? 40 से 70 ईयर्स में उन्होंने जो है
और एन एवरेज बताया है। हानि जो है 40 to 70। नेक्स्ट वृद्ध पे चलते हैं। तो वृद्ध अवस्था जो है मोर देन 70 ईयर्स कंसिडर की गई है। और इसमें आचार्य सुश्रुत बड़ा ही अच्छे से लिखते हैं, बहुत ही सुंदर लिखा है उन्होंने। क्या? सर्व क्रिया असमर्थ, है ना, जो हम यूजुअली देखते हैं जीरियाट्रिक एज में पेशेंट आते हैं, है ना, कि वो वॉशरूम के लिए उनको सपोर्ट चाहिए। इनफैक्ट कुछ पेशेंट आते हैं कि विद सपोर्ट ही चल सकते हैं। ये सारी कंडीशन क्या है? सर्व क्रिया असमर्थ, उन्होंने एक ही लाइन में बोल दिया। और एक बहुत ही प्यारी डिस्क्रिप्शन या उपमा दी है उन्होंने। क्या? जीर्ण आगारम इव। आगार मतलब घर, है ना। तो जैसे कोई पुराना घर हो जाता है ना, टूटा फूटा सा, बेकार सा, 80 साल पुराना घर है, तो उसी प्रकार से जो देह है हमारा, वैसे ही बताया हुआ है कैसा हो जाएगा? जीर्ण आगारम इव। ठीक है, तो ये याद रख लेना, बहुत जरूरी है। मैं फिर से बोल रही हूँ, आचार्य सुश्रुत का वय विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, बालावस्था चरक की 30 ईयर्स तक थी, सुश्रुत की 16 ईयर्स तक थी। ऐसे याद रख लो कि चरक के अकॉर्डिंग हम अभी भी बच्चे हैं, है ना। आप सभी की एज 25 to 30 हो गया आई गेस, तो चरक का फॉलो करेंगे तो हम अभी तक भी बच्चे हैं, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि वृद्ध जो है सुश्रुत 70 तक मान रहे हैं, स से सुश्रुत, स से 70, ऐसे याद रख लो। और चरक का जो है 60, ठीक है, मोर देन 60। नेक्स्ट संग्रह जो है वो चरक को ही फॉलो कर रहे हैं, अष्टांग हृदय जो है वो सुश्रुत को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सार पुरुष। तो सार पुरुष का वर्णन जो है आपको चरक विमान 8 में मिलेगा, है ना। तो इस पर मैंने अलग से वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियोस करके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं सार पुरुष में। और फिर भी मैं आई बटन में लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना। वो वीडियो देखने के बाद में आपको सार पुरुष से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो सार पुरुष जो है चरक ने 8 बताए हैं, काश्यप ने 9 बताए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि ओजसार का वर्णन किसने किया है बच्चों? तो ओजसार जो है काश्यप ने बताया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आउट ऑफ बॉक्स इन्होंने बात बोल दी योगियों की शक्ति। आई डोंट थिंक सो ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ खास नहीं है, इसको चाहिए तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए स्वप्न भेद। तो स्वप्न भेद जो है चरक ने 7 बताए हैं। तो जब आप इंद्रिय स्थान पढ़ेंगे तो वहां पर जो है स्वप्न भेद के बारे में वो डिस्क्रिप्शन देते हैं, जहां पर वो 7 प्रकार के स्वप्न बता रहे हैं। दृष्ट, श्रुत, कल्पित, प्रार्थित, अनुकूल, भाविक और दोषज। जिनमें से जो भाविक और दोषज है ये दोनों उन्होंने बताया है कि फलदायक होते हैं। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, या तो संख्या से पूछेंगे या फिर फलदायक स्वप्न कितने और कौन से होते हैं ये पता होने चाहिए। तो भाविक और दोषज, तो बधाई करके याद रख लो, बधाई, या फिर भादो करके याद रख लो, है ना। तो किसी को फल मिला होगा इसलिए कोई बधाई दे रहा है, ऐसे याद रख लो, है ना। तो आचार्य काश्यप ने 16 स्वप्न बताए हैं, जिसमें से उन्होंने जो है 6 स्वप्न जो है फलदायक बताए हैं। तो सिर्फ संख्या याद कर लो, बाकी काश्यप का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा भूत उन्माद। तो भूत उन्माद भी जब हम उन्माद चिकित्सा पढ़ेंगे तो वहां पर एक्सप्लेन व्यू में हम देखेंगे, बट फॉर नाउ यहाँ पर हम संख्या देख लेते हैं। आचार्य चरक ने 8 बताया है, सुश्रुत ने भी 8 बताया है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए। चरक उक्त शाप उन्मत और ब्रह्म राक्षस, है ना, ब्रह्म राक्षस और शाप उन्मत, इन दोनों के स्थान पर उन्होंने देवशत्रु और नागग्रह ये कंसिडर करा है। देवशत्रु, नागग्रह, ठीक है, ये सुश्रुत ने बताया। नेक्स्ट बागभट्ट ने जो है 5 अधिक बताए। ठीक है, वो कौन कौन से हैं देखिए, कूष्मांड, निषाद, वैताल, प्रेत और औकिरण। ठीक है, तो 5 एक्स्ट्रा बताए हैं, बस ये याद रख लो। नेक्स्ट आता है हमारा मदन फल का योग। तो मदन फल के योग आई थिंक ये सभी को पता होगा। आचार्य चरक ने जो है 133 बताए हैं, जो मैक्सिमम योग आते हैं हमारे वो मदन फल के ही बताए गए। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने जो है 31 बताए। तो जब आप चरक कल्प 1 पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको जो है मदन फल का ही प्रकरण मिलता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब आप कल्प स्थान देखेंगे तो वहां पर जो है वमन के आश्रय इन्होंने 6 बताए हैं, और विरेचन के आश्रय कितने बताए बच्चों? 9। तो ऐसे करके कुल कितने हो जाते हैं? 15 आश्रय। तो 15 आश्रय करके टोटल जो है 600 योग के बारे में वर्णन मिलता है ना, वहां पर हम पढ़ेंगे। एनीवे, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं आंतरिक जल भेद के बारे में। तो आंतरिक का जो जल भेद है वो आचार्य चरक ने जो है 3 बताए हैं। कौन कौन से? यहाँ पर करेक्शन कर लो, ये धार नहीं है, इसकी जगह आएगा इंद्र। ठीक है, इंद्र जल, हेम जल और कार जल। अगर हम बात करें इंद्र जल की, तो इंद्र जल को बच्चों प्रधान बताया गया है, सबसे प्रधान बताया गया है। और ये कैसा बताया गया है? राजा के पानी योग्य है। इसके अलावा राजा के पीने योग्य जल जो है शरद उद्भव भी बताया गया कि जो शरद ऋतु का जल होता है वो राजा के पीने योग्य होता है। ठीक है, और दूसरा रेफरेंस मिलता है हमें इंद्र जल के बारे में, क्योंकि ये प्रधान है इसलिए राजा लोग इसे पीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आचार्य सुश्रुत की। तो आचार्य सुश्रुत ने 4 बताए हैं, कौन कौन से? धार, कार, तौशार और हेम। सो यहाँ पर पेज नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट होता है।
सो अभी तक हमने गोविंद पारिक के 80 पेजेस में से 1 to 10 पेजेस डिस्कस कर लिए हैं. सो with this I end up this video and thank you for watching. Stay tuned. All the best. Work hard.